नमस्कार दोस्तों, रिग्रेशन पार्ट थर्ड की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम रिग्रेशन पर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है और जिसमें हमने ये जाना था कि रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं और रिग्रेशन की क्या इम्पोर्टेंस है और रिग्रेशन की क्या प्रॉपर्टीज़ है और इसके साथ ही रिग्रेशन और कोरिलेशन में क्या डिफरेंस होता है और रिग्रेशन इक्वेशंस के बारे में भी हमने जाना था और रिग्रेशन को मेजरमेंट करने के संबंध में जो स्कैटर डायग्राम मेथड है उस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम स्कैटर डायग्राम के पश्चात जो नेक्स्ट अलजेब्रिक जो मेथड है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो मेथड्स थे एक बार रिपीट कर लेते हैं कि मेथड्स ऑफ रिग्रेशन लाइंस के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट जो मेथड था ग्राफिक या फ्री हैंड मेथड है जिस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं और दूसरे जो अलजेब्रिक मेथड्स हैं जिस पर डिस्कशन अभी किया जाना है। ग्राफिक मेथड्स के अंदर हमने जो स्कैटर डायग्राम मेथड था जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी और आज जो हम डिस्कशन करेंगे अलजेब्रिक मेथड्स के अंदर जो पहला जो मेथड है रिग्रेशन इक्वेशंस मेथड है। इस पर हम थ्योरेटिकली डिस्कशन कर चुके हैं। आज इस पर हम न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस है वो हल करने का प्रयास करेंगे। और दूसरा जो मेथड है रिग्रेशन कोएफिशिएंट मेथड और तीसरा लीस्ट स्क्वायर मेथड्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम रिग्रेशन जो इक्वेशन मेथड्स है उसमें हम जो इक्वेशन है किस प्रकार से बनाई जाती है उस पर हम एक बार संक्षिप्त में जान लेते हैं कि इसमें दो प्रकार की रिग्रेशन इक्वेशंस होती है। एक x का y पर प्रतिगमन समीकरण होता है और दूसरा होता है वो y का x पर प्रतिगमन समीकरण होता है। तो ये जो x का y पर प्रतिगमन जो समीकरण होता है x ऑन y रिग्रेशन इक्वेशन होता है। इसमें जो x जो वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यूज़ है वो दी हुई होती है और x की वैल्यूज़ हमें एस्टिमेट करनी होती है इसमें। तो y के मूल्य में परिवर्तन का x के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है वो इस इक्वेशन के माध्यम से हम पता लगाते हैं। और इसमें जैसा कि बताया था कि अभी के x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और y है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसका जो इक्वेशन के जो मूल होता है वो लिखा जाता है x इक्वल टू स्मॉल a प्लस बी वाई। इसमें x जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो हमें एस्टिमेट करना है और इसमें जो a है वो इंटरसेप्ट है, अंतःखंड को बताता है। अर्थात यह एक ऐसा बिंदु होता है जो प्रतिगमन रेखा को कोटि x को स्पर्श करती है। जहाँ प्रतिगमन रेखा कोटि x को स्पर्श करती है वहाँ पर हमारा ये स्मॉल a या इंटरसेप्ट होता है। यदि a की वैल्यू 0 होती है तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिगमन रेखा वो मूल बिंदु से निकलती है और यदि a पॉजिटिव है तो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ से कहीं y x को टच करती हुई ये रेखा निकलेगी और यदि a की वैल्यू नेगेटिव है तो यह मूल बिंदु से नीचे है वो कहीं पर भी टच करती हुई ये रेखा ये निकलती हुई होगी। तो इस प्रकार a के मूल्य के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि जो रिग्रेशन लाइन है वो कहाँ से टच करने वाली है y x को। और इस पर हम विस्तार से चर्चा है वो लिस्ट स्क्वायर मेथड में इसके हम करेंगे। इसके पश्चात जो b है b इसमें स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन को बताता है, अर्थात जो प्रतिगमन की रेखा है उसके ढाल को ये बताता है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट को भी ये इंडिकेट करता है जो ये बताता है कि y का जो मूल्य है y के मूल्य में अगर इकाई का परिवर्तन होने से x में है वो कितना परिवर्तन होता है इसकी जानकारी हमें इस b से मिलती है। यहाँ पर ये b है इसको हम bxy भी कह सकते हैं क्योंकि ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो x ऑन y है। तो b स्लोप को या ढाल को भी बताता है और रिग्रेशन कोएफिशिएंट को भी बताता है क्योंकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक bxy और दूसरा होता है वो byx होता है। तो यहाँ पर ये bxy क्योंकि x ऑन y है, ये x ऑन y है इसलिए bxy है अर्थात x का y पर प्रतिगमन, जिसमें ये बताता है कि y में एक इकाई का परिवर्तन होने से x में कितना परिवर्तन होता है वो हम b के माध्यम से पता कर लेते हैं। इसके पश्चात इस इक्वेशन को हम और अधिक सरल करते हैं तो x इक्वल टू यहाँ पर अगर a को हम बाहर निकालते हैं तो ये x माइनस
बी वाई होता है। तो यहाँ बार के रूप में लिखा है, ये अर्थमेटिक मीन एक्स बार मतलब एक्स का समांतर माध्य और वाई का बार का अर्थ है वाई का अर्थमेटिक मीन है। और ये हमने ए कैलकुलेट किया है, ए के स्थान पर ये जो वैल्यू है वो हमने रखी है, और ए के स्थान पर ये जो वैल्यू रखी है वो हमें कहाँ से ये जो मिला है, ये इसके अंदर हमें पता चलता है कि ये ए हमने जो कैलकुलेट किया है वो एक्स बार माइनस बी वाई बार, अर्थात इस ए को बाहर निकालेंगे एक्स माइनस बी वाई है, और यहाँ पर एक्स और वाई है वो अर्थमेटिक मीन है। देखिए इसमें आगे और इसको किस प्रकार से करते हैं हम हल, कि यहाँ पर x को x माइनस एक्स बार इसको सरल करेंगे, और ये जो बी वाई बार है वो बी वाई के साथ हम रखेंगे बी वाई माइनस बी वाई बार। तो जैसा यहाँ पर दिया गया केवल उसको हमने सरल रूप में रखा है, x को है तो x बार इस तरफ दिया हुआ इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस एक्स बार हो गया, और यहाँ पर बी वाई दिया गया और माइनस बी वाई बार हमने इसी में रखा है। यहाँ पर हम क्या है b को कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने पर ये हो जाएगा बी वाई माइनस वाई बार हो जाएगा, और b किसको इंडिकेट करता है, स्लोप या रिग्रेशन कोएफिशिएंट को इंडिकेट करता है, और ये इक्वेशन है वो x ऑन y का है, तो इसलिए यहाँ पर हम b को बी एक्स वाई के रूप में भी लिखा जा सकता है। ये बी एक्स वाई है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट दो प्रकार के होंगे, एक बी एक्स वाई एक्स ऑन वाई और दूसरा बी वाई एक्स अर्थात वाई ऑन एक्स होगा। तो ये बी एक्स वाई, तो इस प्रकार से हमें ये जो रिग्रेशन का जो इक्वेशन है वो हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ पर, और इसमें हम वैल्यू रख करके जब हमें अर्थमेटिक मीन x का और y का अर्थमेटिक मीन हमें पहले से पता होगा, और बी एक्स वाई इसका कोएफिशिएंट की अगर हमें जानकारी है, तो हम ये जो समीकरण है x इक्वल ए प्लस बी वाई है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। बी एक्स वाई को कैलकुलेट किस प्रकार से करते हैं, या तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ मिलेगा बी एक्स वाई, यदि नहीं दिया हुआ है और अन्य वैल्यू दी गई है जैसे आर यानी सहसंबंध की वैल्यू दी गई है, मात्रा दी गई है, और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स अर्थात एक्स के परमापसलन की वैल्यू दी गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वाई के परमापसलन की वैल्यू दी गई है, तो हम बी एक्स वाई कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर रख के, और वाई बार और एक्स बार है वो अर्थमेटिक मीन है एक्स और वाई सीरीज के हैं। तो इस प्रकार से ये हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाता है, और यहाँ पर ये वैल्यू रख करके हमें जो इनका जो आंसर के रूप में जो मिलेगा वो ये समीकरण हमें प्राप्त होने वाला होगा। दूसरा जो समीकरण होगा y का x पर प्रतिगमन समीकरण होगा, और उसको लिखा जाएगा y ऑन x अर्थात रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x हम उसको लिखेंगे। जैसे इसको x ऑन y लिखा है उसको y ऑन x लिखा जाएगा, और जब ये y ऑन x लिखा जाता है तो इसमें जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो x में परिवर्तन का y पर प्रभाव इसमें देखा जाएगा कि x के मूल्य में परिवर्तन का y के मूल्य पर क्या प्रभाव होता है, और इसमें y जैसा कि क्या होगा, ये आश्रित चर होगा अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और x क्या होगा इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये x ऑन y का एक तरह से विपरीत होगा। इसका इक्वेशन किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जैसे इसमें x इक्वल लिखा जाता तो इसमें क्योंकि y का तो हमें पता लगाना है इसलिए y इक्वल a प्लस बी एक्स लिखा जाएगा। यहाँ पर y था क्योंकि y के मूल्य दिए हुए थे, यहाँ पर x लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर x के मूल्य दिए हुए हैं। x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र है, और y है वो डिपेंडेंट है जिसको हमें एस्टिमेट करना है। यहाँ पर जैसा कि a इंटरसेप्ट को बताता है, यह वह बिंदु है जहाँ प्रतिगमन रेखा कोटि x को स्पर्श करती है अर्थात कोटि x को स्पर्श करती है। a की वैल्यू 0 मूल बिंदु से, और a अगर पॉजिटिव है तो मूल बिंदु से कुछ ऊपर, और a नेगेटिव है तो मूल बिंदु से नीचे से ये प्रतिगमन रेखा रिग्रेशन लाइन है वो निकलेगी टच करती हुई। b है वो स्लोप को इंडिकेट करता है, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन अर्थात रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जहाँ x में इकाई का परिवर्तन होने पर y में कितना परिवर्तन होता है, x में इकाई का परिवर्तन होने पर y में कितना परिवर्तन होता है। क्योंकि यहाँ पर है वो b एक्स वाई नहीं है, ये बी वाई एक्स है, और बी वाई एक्स है जो बताएगा किसको कि x में इकाई का परिवर्तन होने से y में कितना परिवर्तन होगा। यहाँ पर ये जो b है वो बी एक्स वाई है, यहाँ पर यह b है वो बी वाई एक्स है क्योंकि y ऑन x है। तो ये दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं रिग्रेशन में,
एक x का y पर रिग्रेशन कोएफिशिएंट और दूसरा y का x पर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इसी प्रकार से ये दो रिग्रेशन इक्वेशन होते हैं, एक x ऑन y और दूसरी y ऑन x है। तो b स्लोप को भी बताता है। जब हम रिग्रेशन लाइन जब दर्शाते हैं ग्राफ पे, तो वहाँ पर उसकी जो स्लोप है वो b से इंडिकेट की जाती है। इसके पश्चात हम ये समीकरण किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, तो इसको हम सरल करते हैं। तो y इक्वल टू a के स्थान पर हम रखेंगे y बार माइनस बी एक्स बार, क्योंकि a की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो ये y माइनस बी एक्स हो जाता है। तो ये बार के रूप में हमने अर्थमेटिक मीन रखा है प्लस बी एक्स, क्योंकि ये a इक्वल टू है वो हमें यहाँ से मिला है। a को जब हमने बाहर निकाला तो y बार माइनस बी एक्स हमें ये मिला, और a के इक्वल ये वैल्यू है वो हमने यहाँ पर रखी और शेष बी एक्स को हमने रख दिया। अब इसको जब हम और सरल करते हैं तो y इक्वल टू वाई बार है, जो इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा y माइनस वाई बार इक्वल, और ये बी एक्स को हमने रखा और माइनस बी एक्स बार इस यहाँ पर ये हमें मिलता है। इसको सरल करेंगे तो b इसमें हम कॉमन लेते हैं, बी एक्स माइनस एक्स बार हमें मिलेगा, और b को हम क्या लिखेंगे यहाँ बी वाई एक्स रखा जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन है वो y ऑन x का है, तो यहाँ पर ये बी वाई एक्स हो जाएगा। अब बी वाई एक्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, इसका जो फॉर्मूला वो हम यहाँ रख देते हैं। तो बी वाई एक्स कैलकुलेट करना है आर इंटू परमापिचलन वाई डिवाइडेड बाई परमापिचलन एक्स। यहाँ इन दोनों में जो डिफरेंस है, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स से में हम भाग लगाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का। तो ये बी एक्स वाई है, इसलिए एक्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, और यहाँ पर बी वाई एक्स है तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई है, उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का भाग लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये दो रिग्रेशन इक्वेशंस होती है जो इस प्रकार से बनाई जाती है, और इन में वैल्यू रखने के पश्चात हमें जो समीकरण मिलेगा वो इस रूप में मिलेगा, एक y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और दूसरा x इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ये हम लिस्ट स्क्वायर मेथड में भी इसको और अधिक क्लियर कर दिया जाएगा। अब इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस है वो हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज पॉजिटिव 0.6, अर्थात x और y दो वेरिएबल है और उनके बीच में सहसंबंध गुणांक का जो मूल्य है वो धनात्मक 0.6 है। परमापिचलन x का दिया गया 1.50, परमापिचलन y का दिया गया 2.00, और x का समांतर माध्य है वो 10 दिया गया है, y का समांतर माध्य 20 दिया गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू रिग्रेशन लाइंस फॉर x ऑन y एंड y ऑन x। हमें दो रिग्रेशन लाइन है वो हमें प्राप्त करनी होती है। एक तरह से यहाँ पर इक्वेशन है वो हमें प्राप्त करना है, एक x का y पर और दूसरा y का x पर। अब रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो हमने अभी थ्योरेटिकल रूप में हम देख चुके हैं, और अभी हम इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें दो रिग्रेशन इक्वेशन इसमें बनानी होगी हमें, एक x ऑन y होगा और दूसरा है वो y ऑन x होगा। दोनों के हम जो डेरिवेट किए थे इक्वेशन वो हम यहाँ रख देते हैं। x इक्वल ए प्लस बी वाई, पहले x ऑन y का हल करते हैं, और यहाँ पर जो हमें जो मिला था इसके आधार पर हमने हल किया था। तो x माइनस एक्स बार इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, वाई माइनस वाई बार, ये हमें फाइनली इक्वेशन हमें मिले थे। इसके आधार पर हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, x माइनस एक्स बार के स्थान पर जो हमें वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी वो रखेंगे, r की वैल्यू जो 0.6 दी गई वो रखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन x की वैल्यू 1.50 जो क्वेश्चन में दी गई थी, स्टैंडर्ड डेविएशन y की वैल्यू 2.0 वो रखेंगे, y माइनस वाई बार की जो वैल्यू है वो हम रख देते हैं। जैसा कि ये सब वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी गई थी वही हमने यहाँ रखी है। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, तो 0.6 को 1.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.90, और उसमें 2.00 का भाग लगा देंगे तो हमें 0.45 हमें यहाँ मिल जाएगा। तो ये 0.45 इसमें भाग लगाने पर मिलेगा, और इसको 0.45 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.45 y, और 20 को 0.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। अब इस इक्वेशन को और अधिक हम सरल कर लेते हैं, तो ये माइनस के 10 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 10 हो जाएंगे, तो प्लस का 1 मिल जाएगा, और x इक्वल हमें क्या मिल जाएगा 0.45 y। तो हमने ये x इक्वल रखा, ये माइनस के 10 है, यहाँ पर माइनस के 10 इस तरफ जाएंगे तो हमें क्या होगा प्लस के 10, तो प्लस के 10 और माइनस के 9, तो हमें प्लस का 1 मिला, तो हम 1 रखेंगे और
प्लस 0.45y इसमें दिया हुआ है तो प्लस 0.455। तो हमें ये जो इक्वेशन जो मिला है वो इस रूप में हमें मिल चुका है। x इक्वल ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू 1 है, तो इसका अर्थ होगा कि जो रिग्रेशन लाइन होगी वो 0 से ऊपर अर्थात मूल बिंदु से ऊपर y x की तरफ जहाँ 1 लिखा हुआ होगा वहाँ से ये इस प्रकार से निकलेगी। b है जो कि 0.45 इंडिकेट करता है, इसके स्लोप को बताता है, ढाल को बताता है, और y इसकी वैल्यू दी गई है। तो अब इसके पश्चात हम क्या y के दिए हुए वैल्यू के लिए हम x के जो सर्वोत्तम अनुमान है वो लगा सकते हैं। दूसरा जो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x होता है वो किस प्रकार से हमें कैलकुलेट करना है, तो y इक्वल a प्लस बी एक्स हम रखेंगे, और इसके लिए हमने जो रिग्रेशन इक्वेशन जो बनाई थी वो इस प्रकार से y माइनस वाई बार, यहाँ पर हमने x माइनस एक्स बार रखा है तो यहाँ y माइनस वाई बार, क्योंकि y को हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन x, क्योंकि यहाँ पर y का x पर है तो इसलिए y यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन y का है वो ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पर बी एक्स वाई था इसलिए इसमें x का स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर की तरफ आया था, x माइनस एक्स बार। यहाँ पर हम जैसे कि क्वेश्चन में दिए गए वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। अब इसको हल करेंगे तो 0.6 को 2.00 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मिलेगा 1.2 और डिवाइडेड बाई 1.50 और x माइनस 10 जैसे कि हमने अभी हल इसको किया है। 1.20 को डिवाइड कर देंगे 1.50 से तो हमें जो मिलेगा 0.80, इसमें भाग लगाएंगे तो 0.80 हमें मिला, और 0.80 को x से मल्टीप्लाई किया तो 0.80x माइनस 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हमें मिलता है। अब इसको और अधिक हल करते हैं तो y इक्वल जो हमें मिलेगा माइनस के 20 है, इस तरफ जाएंगे तो प्लस के 20, तो यहाँ पर माइनस के 8 और प्लस के 20 तो हमें मिला क्या, प्लस के 12 मिलते हैं 12, और यहाँ 0.8x दिया गया वो प्लस का है, तो यहाँ पर हमें जो ये वैल्यू है वो 0.45 जैसा कि इस इक्वेशन में रखी कि ऐसा यहाँ पर नहीं है, इसमें हमें जो लिखना है वो 0.8 हमें यहाँ पर करना है। तो इसको आप 0.8 इसको कर सकते हैं, गलती से 0 रखा गया है तो 0.80x, तो इस प्रकार से हमें ये जो दूसरा इक्वेशन है वो हमें मिल जाएगा। तो ये जो यहाँ पर है वो 0.80x ये वैल्यू यहाँ आएगी, हमें इस प्रकार से ये मिलेगी। तो इस प्रकार से हमें y ऑन x और x ऑन y का जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो हम आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन और दूसरा ले लेते हैं हम। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन में कि विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा फाइंड द एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी मुंबई x when the price of that commodity in Jaipur y is R70। यहाँ पर कुछ डेटा हमें दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर है जो अभी इसमें दर्शाए जाएंगे, प्रेजेंट किए जाएंगे। उसके आधार पर हमें एस्टिमेट करना है कि जब किसी वस्तु की कीमत जयपुर में 70 रुपये है तो उस वस्तु की कीमत मुंबई में कितनी होगी। तो यहाँ पर दिया गया मीन ऑफ प्राइसेज इन जयपुर 65 रुपीज़, अर्थात उस वस्तु की जो समांतर माध्य है या औसत कीमत है वो जयपुर में है वो 65 रुपये है, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो जयपुर में 2.5 है। मीन ऑफ प्राइसेज इन मुंबई में है वो उसकी 67 रुपीज़ है वो औसत कीमत है, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मुंबई में है 3.5 है, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन प्राइसेज ऑफ मुंबई एंड जयपुर दोनों कोरिलेशन है वो 0.8 है। अब हमें कैलकुलेशन करनी है वो हमें कि जब किसी वस्तु की कीमत जयपुर में 70 रुपये है तो मुंबई में उसकी कीमत क्या होगी। तो हमें जो इक्वेशन जो कैलकुलेट करना है वो x ऑन y कैलकुलेट करना है, क्योंकि x को हमें एस्टिमेट करना है। तो x क्या हो गया यहाँ पर, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जो हमें कैलकुलेट करना है, और y की वैल्यू जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पर दी गई है 70 है, तो ये जो दी गई है तो ये क्या हो गया यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो हमें x ऑन y का जो इक्वेशन है वो एस्टिमेट यहाँ पर करना होगा और उसके आधार पर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, तो x इक्वल a प्लस बी वाई जैसा कि अभी हमने डेरिवेट किया था और इसका जो इक्वेशन है वो भी हमने देखा था। यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है x बार की जो वैल्यू है अर्थात वो हम यहाँ रखेंगे, और जो x बार है
वो मुंबई की जो औसत कीमत है वो हम यहाँ रखेंगे। आर स्टैंडर्ड डेविएशन कोरिलेशन है वो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई की वैल्यू दी गई है। वाई माइनस वाई बार अर्थात जो जयपुर में जो उसकी औसत कीमत है वो भी दी गई है, वो हम यहाँ पर रख देते हैं। और x जो हमें एस्टिमेट करना है, तो इसको सरल करेंगे तो 0.8 को 3.5 से मल्टीप्लाई करके 2.5 का हम भाग लगाएंगे। तो ये 0.8 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो 2.8 और 2.8 में 2.5 का हम भाग लगाएंगे तो हमें जो मिलेगा वो 1.12y। तो हमें क्या मिला 1.12y हमें भाग लगाने पर मिलेगा। ये y से हमने मल्टीप्लाई किया इसलिए 1.12y माइनस 65 को 1.12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72.8 हमें यहाँ मिलता है। अब इसको और अधिक हल करते हैं तो x इक्वल टू ये माइनस के 67 है, इस तरफ जाएंगे तो प्लस के 67, तो हमें माइनस में ये वैल्यू मिलेगी और प्लस में 1.12y आएगा। तो यहाँ पर ये माइनस 5.80 क्योंकि ये माइनस 67 है, इस तरफ जाने पर प्लस 67 और माइनस के 72.8, तो उसमें से हम लेस करेंगे तो हमें 5.80 मिला और ये प्लस के 1.12y जैसे कि क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से x और y का हमें इक्वेशन है वो मिल गया है। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा पॉजिटिव थी 1, तो इसका अर्थ है कि मूल बिंदु से कुछ ऊपर की तरफ से वो लाइन निकलेगी। और यहाँ पर ये माइनस के 5 है, इसका अर्थ है कि मूल बिंदु से कुछ नीचे की तरफ से ये इक्वेशन की जो लाइन है वो निकलेगी। इसको एक प्रकार से हम बना करके यहाँ पर दिखा सकते हैं कि इस प्रकार से एक हमने एक बनाया है। यदि a की वैल्यू 0 है तो यहाँ से निकलेगी, a यदि 0 है तो ये x और y का जो समीकरण होगा इस प्रकार से। पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था a प्लस में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो ये इक्वेशन की लाइन इस प्रकार से निकलेगी। और इस क्वेश्चन में जैसा कि हम देख रहे हैं तो माइनस में है तो ये लाइन है वो इस प्रकार से निकलती हुई होगी। तो यहाँ पर क्या है माइनस के 5 पॉइंट जैसे मान लेते हैं ये 80 है, तो इस प्रकार से यहाँ से गुजरेगी। तो ये a के आधार पर ही, a की वैल्यू के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कि रिग्रेशन लाइन है ये जो yx जो दिया गया है इसको कहाँ से टच करेगी। अब इसके बाद में कि हमें किसी वस्तु की कीमत जो कि जयपुर में उसके 70 रुपये दी गई है, y क्या है जयपुर है, तो इसकी अगर 70 रुपये दी गई है तो x अर्थात मुंबई में उसकी कीमत क्या होगी। तो इसी इक्वेशन को हम काम में लेते हुए इसको हल करेंगे कि y का मूल्य 70 प्रतिस्थापित करने पर, y की वैल्यू हम 70 रखेंगे क्योंकि y क्या है जयपुर है, तो जयपुर की वैल्यू हमने प्रतिस्थापित करेंगे 70 रुपीज़। तो हमें जो मिलेगा क्योंकि y की वैल्यू 1.12 इंटू वाई के स्थान पर रखा 70 और 70 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 5.80 इसमें से लेस कर देंगे तो x की वैल्यू जो हमें मिलेगी हमें 72.6 रुपीज़। तो इस प्रकार से हम जो है वो 72.6 है वो मुंबई में उस वस्तु की कीमत होगी। तो यहाँ जो देखने वाली जो बात है मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर हमने आंसर में क्या लिखा है RS लिखा है, क्योंकि रिग्रेशन जो कोफिशिएंट होते हैं वो या रिग्रेशन जो है वो एब्सोल्यूट मेजरमेंट है जो यूनिट फ्री नहीं होता है, अर्थात जो मूल अंकों में जो उनकी इकाई दी हुई होती है वही इकाई यहाँ पर हमें लिखनी होती है, जबकि कोरिलेशन में ऐसा नहीं होता है, वो यूनिट फ्री होते हैं। तो ये जो एक डिफरेंस है वो एक प्रैक्टिकल यहाँ पर एक एग्जांपल देकर के इसको सरल कर दिया गया है कि ये इसमें साथ में ही लिखा जाता है, यूनिट फ्री नहीं होता है। तो जयपुर में 70 रुपये की कीमत होने पर उस वस्तु की जो मुंबई में अनुमानित कीमत है वो 72.60 रुपीज़ होगी, या आप लिख सकते हो कि उसकी अनुमानित कीमत लगभग 73 रुपीज़ होगी। इस प्रकार से भी इसमें लिखा जा सकता है। यदि आप 73 लिखते हैं तो आपको साथ में लिखना होगा अनुमानित कीमत लगभग 73 रुपीज़ होगी, इस प्रकार से आपको लिखना होगा, अन्यथा आपको एक्चुअल 72.60 आप रखें। इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें के आधार पर किस प्रकार से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन दिया गया है कि द डिटेल्स ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 400 कैंडिडेट्स इन एन एग्जामिनेशन इन स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर गिवन बिलो। 400 विद्यार्थी है या कैंडिडेट्स हैं, उनके स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स की जो परीक्षा है उसमें जो प्राप्तांक जो उन्होंने प्राप्त किए हैं उनकी सूचना वो दी गई है। स्टैटिक्स के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स से जो एवरेज जो मार्क्स है वो 40 है, इकोनॉमिक्स में 48 है और स्टैटिक्स में
जो मार्क्स प्राप्त किए उनका स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है और इकोनॉमिक्स में जो मार्क्स प्राप्त किए गए हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 16 है। एंड टोटल प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव मीन्स ऑफ द टू सब्जेक्ट इज 37,632। फाइंड आउट टू रिग्रेशन इक्वेशंस। तो हमें दोनों ही रिग्रेशन इक्वेशन है वो फाइंड आउट करने हैं एंड find out two regression equation and also estimate the marks of candidates in economics when the marks in statistics are 50। कि स्टैटिक्स में मार्क्स जब किसी स्टूडेंट्स के 50 है तो इकोनॉमिक्स में उसके मार्क्स है वो कितने होंगे, हमें वो एस्टिमेट करना है। इसीलिए ये कोरिलेशन से ये डिफरेंट होता है क्योंकि एस्टिमेट की जो एबिलिटी है वो हमें ये प्रदान करता है रिग्रेशन। तो हम क्या स्टैटिक्स को x मान लेंगे और इकोनॉमिक्स को y। तो हमें रिग्रेशन इक्वेशन दोनों ही ज्ञात करने हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जैसे कि इकोनॉमिक्स को y मानते हैं तो y ऑन x के आधार पर हम इसकी जो प्राप्तांक है वो हम कैलकुलेट करेंगे जब स्टैटिक्स में 50 है। देखिए इसको किस प्रकार से हल करते हैं। एज्यूम कर लिया कि हमने स्टैटिक्स को क्या माना है, हमने x माना है और इकोनॉमिक्स को हमने क्या माना, y मान चुके हैं। तो इससे हमें आसानी होगी कैलकुलेशन में। यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी गई है वो हम एक बार रखते हैं। गिवन जो दिया गया स्टैटिक्स में है ये x है, तो x बार कितना हो जाएगा 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन x का हो जाएगा 12, y का अर्थमेटिक मीन 48 और स्टैंडर्ड डेविएशन y का हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में कोरिलेशन के स्थान पर क्या लिखा गया है, जो दिया गया है वो कि जो समांतर माध्य से जो विचलन लिए गए हैं उन विचलन का योग दिया गया है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले कोरिलेशन कैलकुलेट करना होगा और कोरिलेशन कैलकुलेट करने के पश्चात जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जिस प्रकार से हल किया उसी प्रकार से हम इसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो दिया गया वो x बार 40 जैसे हमने यहाँ पर रखा है, y बार 48 जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन x का है 12, स्टैंडर्ड डेविएशन y का है वो 16, सिग्मा dx dy जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है 37632 और n की वैल्यू जैसे कि इसमें 400 इसमें दी गई है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया वही वैल्यू हमने रखी है। इसके पश्चात हम कोरिलेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रखेंगे और यहाँ पर वो फॉर्मूला रखा जाएगा जो समांतर माध्य प्रमाप विचलन और सिग्मा dx dy के आधार पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जो फॉर्मूला है सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाई n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y। तो सिग्मा dx dy की वैल्यू हमने रखी 37632 और n की वैल्यू जैसे कि 400 है और क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमने रखा। स्टैंडर्ड डेविएशन x है जो कि 12 है और स्टैंडर्ड डेविएशन y है वो 16 है, वो हमने ये रखा और इसको सरल किया तो हमें जो कोरिलेशन है वो स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स में जो कोरिलेशन मिला वो 0.49 पॉजिटिव हमें कोरिलेशन मिल गया है। इसके बाद में हम इक्वेशन है वो डेरिवेट करेंगे और उसके आधार पर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए इसमें एक जो इक्वेशन x ऑन y की होगी और दूसरी y ऑन x की। यहाँ पर जो हमने वैल्यू रखी है वो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है x बार 40, y बार 48, स्टैंडर्ड डेविएशन x 12, स्टैंडर्ड डेविएशन y 16, सिग्मा dx dy 37632 और n है वो 400 और r जो हमने अभी कैलकुलेट किया है वो 0.49। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, तो x इक्वल a प्लस बी वाई जैसा कि अभी हम डेरिवेट कर चुके हैं और इसके आधार पर हम इसमें वैल्यू रखेंगे। x बार की वैल्यू जैसे कि 40 है वो हम रखेंगे, r की वैल्यू जो 0.49 है वो रखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन x की जो वैल्यू है वो 12 है वो हम रखने वाले हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन y की जो वैल्यू है वो 16 रखी जाएगी और y बार जो अर्थमेटिक है 48 है। ये सब वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। रखने के पश्चात हम इसको हल करेंगे तो x माइनस 40 इक्वल टू 0.49 को हम 12 से मल्टीप्लाई करके 16 से डिवाइड करेंगे और 16 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 0.3657 और इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3657y माइनस 0.3657 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.64 हमें मिलेगा। अब इस इक्वेशन को और अधिक सरल कर लेते हैं तो x इक्वल जो हमें मिलेगा -40 इस तरफ जाने पर प्लस के 40 हो जाएंगे तो हमें प्लस के 40 में से माइनस के 17.64 को घटाएंगे तो 22.36 हमें मिलेगा और यहाँ प्लस के दिए गए हैं 0.3657y तो वो हमने यहाँ इसको रखेंगे। तो ये x ऑन y का हमें जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम y के दिए हुए मूल्यों के लिए x की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। दूसरा जो रिग्रेशन इक्वेशन होगा वो y ऑन x का होगा और इसका जो इक्वेशन लिखा जाएगा y इक्वल a प्लस बी
x के रूप में इसको रखा जाएगा। और इसका जो इक्वेशन हम रख देते हैं कैलकुलेट करने के लिए, और यहाँ पर हम इन सभी की वैल्यू को रखेंगे जैसा कि इक्वेशन में दिया गया है। और 0.49 को 16 से मल्टीप्लाई करके 12 से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलेगा 0.653, और इसको x से मल्टीप्लाई किया तो साथ में x आ गया। -40 को 0.653 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.12 हमें मिलेगा। अब इसके पश्चात इसको और अधिक सरल करेंगे तो ये y इक्वल हो जाएगा -48, इस तरफ जाएगा तो प्लस का 48 होगा, और प्लस का 48 और माइनस के 26.12 है वो हम इसमें घटा देंगे 48 में से, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो 21.88 प्लस की मिलेगी, और 0.653x है वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये a प्लस बी एक्स जैसा कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर है a प्लस बी एक्स के रूप में है, ये जो वैल्यू है वो a की हो गई, और ये b का मूल्य हो गया यहाँ पर, और x जैसा कि इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार से हम इसकी जो कैलकुलेशन है वो कर ली जाएगी। अब x की जो वैल्यू दी गई है 50, जब इसमें रिप्लेस करते हैं तो रिप्लेस करने पर जो x की वैल्यू इसमें रख दी जाएगी, और रखने के पश्चात जो हम इसको हल करेंगे तो 54.53 मार्क्स वो हमें मिल जाएंगे। और 54.53 जैसा कि इसमें मार्क्स रखा गया क्योंकि ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, और एब्सोल्यूट मेजरमेंट होने की वजह से इसमें मार्क्स है वो साथ में रखे जाते हैं, तो इसको राउंड ऑफ में हम करके इसको 55 कर सकते हैं। तो स्टैटिक्स में 50 जो मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके इकोनॉमिक्स में जो एवरेज जो मार्क्स है वो 55 है वो उनको मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई भी वैल्यू दी गई हो तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू वो एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कोफिशिएंट रिग्रेशन जो कोफिशिएंट है वो किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं, और लिस्ट स्क्वायर मेथड है उस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले होंगे। धन्यवाद।